So a very good morning to all of you. We will start with our new topic from your standardization of ASU, that is a approaches to standardize of raw material ASU. Actually approaches to standardization this topic in particular your syllabus is divided into the three sections, that is the raw material standardization, in process material and finished product. So tests are in raw material analysis and finished products are almost similar. So maximum tests we will cover in raw material analysis. So we will start directly to the new topic. Okay. Okay. So I will go for the next slide. Okay, that is the approaches of standardization of raw material means what? That is nothing but the quality control of raw material. मतलब approach is nothing but the how we will exactly analyze your raw material and how we will exactly standardize the raw material. Okay. So several parameter and tests are standardized and performed for the plant raw material to check their qualities. ठीक है? Okay. So we will move for the first test. Okay. Authentication. See, अभी don't be confused with the because इसके अंदर बहुत से terms ऐसे जैसे कि authentication, then origin matter, and then ऑर्गेनिक इवेल्युएशन ऑर्गेन तो ये सारी चीजें हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एएसयू में भी देखी थी. सो डोंट बी कंफ्यूज भी सेम चीजें रिपीटेडली हो रहे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है. सो स्टार्टिंग से देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग ने क्या क्या देखा है कैसे देखा है. सबसे पहले हम लोग ने देखा कि टॉपिक का मतलब एक्चुअली नाम है टॉपिक का नेम है तुम्हारे सिलेबस में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एएसयू. सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है. तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कम वो हम लोग ने देखा. ठीक है. उसके बाद हम लोग ने देखा कि व्हाई एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन नीडेड फॉर योर एएसयू सिस्टम. ये सेकंड टॉपिक था. थर्ड टॉपिक था कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. तो पूरा स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो हम लोग ने देखा. तो उसके अंदर भी हम लोग ने ये वाले टेस्ट देखे थे जो अभी हम लोग रॉ मटेरियल के एनालिसिस में देखने वाले. लेकिन तब जो टेस्ट हम लोग थे उसके अंदर ओनली फ्यू टेस्ट देखे थे जो ओनली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कनेक्टेड थे. मतलब जो सिर्फ सैंपल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज होते हैं. अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो रॉ मटेरियल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट या फिर एनालिसिस के लिए देखने हैं. अलॉन्ग विद द एग्जांपल इफ आई एक्सप्लेन, तो जैसे कि अगर हम लोग अडुल्सा सिरप बनाने वाले हैं तो अडिल्सा सिरप के लिए 4 मटेरियल लगने वाले थे. तो उस 4 मटेरियल से एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल हम लोग को देखना है. मतलब अडुल्सा का अगर प्लांट देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वैरायटीज है, जियोग्राफिकल वेरिएशंस है. तो उसमें से फाइनली जो चीज सिलेक्ट करनी थी उसके लिए हम लोग ने उसका स्क्रीनिंग किया था. उस स्क्रीनिंग के लिए हम लोग ने कुछ टेस्ट देखे थे जो ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल के लिए सिमिलर थे. वो जो कुछ भी टेस्ट देखे दैट इज नथिंग बट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. नाउ वी आर सीइंग या फिर नाउ वी आर स्टडीइंग एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेज स्पेसिफिक फॉर योर रॉ मटेरियल. मतलब जब तुम लोग ने स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करने के बाद तुम लोग ने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ योर अडुल्सा एंड पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ योर हल्दी और या फिर तुलसी का हम लोग ने सिलेक्ट किया. उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टेज हम लोग ने स्टैंडर्डाइज किए कि जब हम लोग ये प्लांट कलेक्ट करेंगे उसके बाद उस प्लान का जब एक्चुअली हम लोग कमर्शियल यूज के लिए फिर प्रोडक्शन के लिए ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो उसके लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करना जरूरी है ये हम लोग ने स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर डिसाइड किए. उसके बाद जो कुछ भी टेस्ट हम लोग ने देखे उस टेस्ट के हम लोग ने लिमिट्स हम लोग ने डिसाइड किए कि एग्जैक्टली एज पर फार्माकोपिया अगर ये रॉ मटेरियल हम लोग यूज करें तो उसके लिए इमेजिन करो कि ऑथेंटिफिकेशन का टेस्ट करना है. तो ऑथेंटिफिकेशन के अंदर एग्जैक्टली कौन से टेस्ट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑल्सो. तो उसमें से एग्जैक्टली हम लोग के प्लान के लिए हम लोग को कौन से टेस्ट करने हैं. अगर हम लोग पाउडर यूज करें तो डेफिनेटली वी आर गो फॉर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम लोग क्रूड मटेरियल यूज करें तो डेफिनेटली वी आर गो फॉर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो एग्जैक्टली ऑथेंटिकेशन करना है तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन से कौन से टेस्ट है जो हम लोग को सिलेक्ट करना है. वो टेस्ट सिलेक्ट करने की चीजें हम लोग ने सर्वे के अंदर एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर देखे थे. ठीक है. उसके बाद हम लोग ने उसके लिमिट्स देखे कि एग्जैक्टली कौन से रॉ मटेरियल के लिए कौन से टेस्ट करने हैं, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड्स देखने हैं. एज पर स्टैंडर्ड्स उसके लिमिट क्या होंगे उसका हम लोग ने पूरा एसओपी बनाया. ठीक है.
नाउ जो भी मटेरियल के लिए हम लोग ने एसओपी पिया, विथ दैट रेफरेंस जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल हम लोग एवरी टाइम कलेक्ट करेंगे। मतलब अभी हम लोग का प्रोजेक्ट के लिए मेथड स्टैंडर्डाइज हो चुका है, उसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अभी हम लोग को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो इमेजिन करो कि एवरी वीक या फिर एवरी मंडे आई विल स्टार्ट विद अ न्यू बैच। तो डेफिनेटली मीनिंग आई एम सॉरी। तो इमेजिन करो कि एवरी थर्सडे हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, फिर थर्सडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे को हम लोग पूरा रॉ मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी एवरी थर्सडे हम लोग के पास एवरी बैच के लिए न्यू रॉ मटेरियल आता है, उसका ऑथेंटिकेशन या फिर उसका रॉ मटेरियल का चेकिंग करना जरूरी है। कि स्टार्टिंग में जब तुम लोग ने सैंपल लिया था, मे बी हैड अराउंड 10 kg सैंपल लिया होगा, बिकॉज यू जस्ट वांट टू सर्वे और यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि विच रॉ मटेरियल एग्जैक्टली वी वांट टू यूज। लेकिन जब प्रोडक्शन करोगे तो मे बी इमेजिन करो यू हैव 100 टन्स या फिर 1000 kg सैंपल, ऐसे बहुत सारा रॉ मटेरियल तुम लोग ऑर्डर करे हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारा अडल्ट्रेशन या फिर उसके वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटे बड़े हो सकते हैं। तो उसका वो जो कुछ भी रॉ मटेरियल तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए आने वाला है, उसका टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है एज पर गाइडलाइंस विच वी आर सेट ड्यूरिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ड्यूरिंग द सर्वे। तो जो गाइडलाइंस हम लोग ने तब मतलब जब हम लोग ने स्टेप्स के अंदर फॉलो किए थे, उसके हिसाब से जो भी हम लोग ने एसओपीज या फिर जो भी टेस्ट हम लोग ने डिसाइड किए, as per that test या फिर as per that SOP, now we are finding out the is our raw material is safe for further production or not। एंड उसके लिए जो कुछ भी चीजें या फिर जो कुछ भी टेस्ट हम लोग ने डिसाइड किए, वो चीजें हम लोग अभी रॉ मटेरियल के ऊपर अप्लाई करने वाले। तो उसमें से सबसे पहला जो है दैट इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेशन। नाउ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द ऑथेंटिकेशन, so I will not explain much more detail in slide, I just read the slide। सपोज यू फील यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, या फिर आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी की है। तो मैं जस्ट रीड करती हूँ स्लाइड, इन बिटवीन तुम लोग को ऐसे लगता है कि यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दैट, यू जस्ट रेज योर हैंड, सो आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, सो वी विल गो विद द ऑथेंटिकेशन। So it involves identifying the botanical identity of the plant material collected by examining its microscopic and macroscopic and histological characteristics। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लांट। जैसे कि उसका जाइलम एक स्पेसिफिक शेप में होता है, उसका ट्राइकोन बहुत उसका जो लेंथ होता है ट्राइकोन का वो बहुत लंबा होता है, या फिर उसके स्पाइन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर प्लांट में ग्रैन्यूल्स जो होते हैं या फिर वैक्यूम्स जो होते हैं उसके होल्स अराउंड 5 सेंटीमीटर बिग होते हैं। तो ऐसे उसके एक हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लोग को माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है। माइक्रोस्कोपिक के लिए एग्जांपल देना है तो इमेजिन करो कि तुम लोग का तुलसी का लीव्स, तुलसी के लीव्स एंड तुम लोग का जो क्या बोलते हैं पुदीना के लीव्स, बहुत डिफरेंस होते हैं, उसका जो टेक्सचर होता है लीव्स का वो डिफरेंट होता है। या फिर तुम लोग देखो कि क्या बोलते हैं उसको, जासवंद का भी मुझे बॉटनिकल नेम याद नहीं आ रहा, हिबिस्कस। हिबिस्कस प्लांट का जो एक होता है उसको एक प्लांट का जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसका जो कर्व होता है, उसका शेप होता है, वो बाकी सारे प्लांट से यूनिक होता है। दैट आर द स्पेसिफिकली हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल इज बेस्ड ऑन द shape, size, color, surface characteristics and texture। Microscopic infection is for the broken and powder plant material. It is based on the identification of the characteristics, diagnostic feature particular for the given plant, which is mentioned in your pharmacopoeia. Next, that is nothing but the foraging matter. Okay, I think there is some mistake in spelling or okay. So raw material should be started the part of the plant and to be devoted for the other part of the same plant and other plant. Okay. Herb collected should be free from soil, insect part and animal parts. So ये जो कुछ भी रहेगा that is nothing but the foraging matter. वो it should be the prescriber limits में होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ये में भी हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर नहीं देखा था, सो आई विल एक्सप्लेन। इट रिफर टू द इवेल्युएशन बाय मींस ऑफ सेंसिटरी कैरेक्टरिस्टिक लाइक टेस्ट,
ठीक है, एक्सपीरियंस ओडर फील एंड ड्रग, ठीक है, टेस्ट इज नथिंग बट उसको टेस्ट करके देखना है कि उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद ओडर, ओडर जो एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स के ओडर्स आते हैं। फील दैट इज उसका टेक्सचर एक फील होता है हाथों की, वो स्मूदी होता है या फिर वो कोरस इन नेचर में होता है। दैट आर नथिंग बट द ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हमारे सेंसरी नर्व्स है, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स जो भी हम लोग उसका टेस्टिंग करते हैं, दैट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। Ash value, so it is present an inorganic salt naturally occurring into the drug or adhering to it or deliberately added to it as a adulteration. So that is nothing but the inorganic salt हम लोग add करते हैं, ठीक है. So therefore it is the criteria to judge and identify the purity of the crude drug. So if the ash value of the raw material are not within the standardized range, then they may not be the required quality. मतलब क्या, जो भी तुम लोग का ऐश वैल्यू है वो विद इन द लिमिट से कम होना चाहिए, देन ओनली द सैंपल विल बी द पास। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐश व्हिच इज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, सो ये मैंने यहाँ पे इन डिटेल में ये स्लाइड में नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम पे टाइम पे अगर तुम लोग को रॉ मटेरियल का एनालिसिस आता है, सो अंडर द ऐश वैल्यू यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑल द ऐश इट विद द सिंगल लाइन की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐश एक्चुअली एनालाइज स्टडी ड्यूरिंग द एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, so determination of the extractable matter refer to the amount of constituent in the given plant material that can be extracted by the solvent like water, alcohol और ether, ठीक है। यहाँ पे तीन मेंशन किए, जैसे कि water is highly polar in nature, alcohol because maximally organic content जो होते हैं volatile के अंदर partially volatile that is alcohol, and ether that is pet ether which is completely non polar in nature में use होता है, ठीक है। So these are the most prominently using the solvent. Moisture content, the limit for water content in plant material are specially for material that are absorb moisture easily or deteriorate in the presence of water. उस सैंपल के लिए तुम लोग को moisture content देखना जरूरी है। So moisture content is determined by the distillation method, that is nothing but the steam distillation, ठीक है। Then loss on drawing, that is LOD, and Carl Fisher titration. So these are the three methods which is most probably used for the identification of your moisture content into your one, ठीक है। LOD के अंदर vacuum LOD भी लिखना है तुम लोग को, that is okay, because that is much more important for your plant analysis, because loss and drying generally normal plant material के हम लोग यूज नहीं करते, जिससे because तुम लोग के plants material 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम लोग हीट करोगे तो डेफिनेटली वो जल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। Volatile matter, the presence of characteristics volatile matter in the plant material is determined by the steam distillation method, ठीक है, जिसके अंदर तुम लोग का जो volatile oil या फिर जो फ्रैगनेंट वगैरह होते हैं, अगर उसको रिमूव करना है then definitely we are using the steam distillation method, ठीक है। Okay. Then chromatography and spectroscopic evaluation. So generally what happen in chromatography and spectroscopy, that is a TLC, HPTLC, HPLC methods provide the qualitative and quantitative information about the main active constituent present in your crude plant. So quality of the drug can be done on the basis of the phytochemical markers in the chromatographic fingerprinting. That is nothing but your chromatographic evaluation most probably, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफिनेटली टीएलसी सबसे बेस्ट होता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में। नेक्स्ट, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक, आई थिंक आई हैव नॉट एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक। So in the spectroscopy you have to write down all the spectroscopic method, that is your UV visible spectroscopy, मोस्ट प्रोबेबली यू फॉर ऐसे परफॉर्मेंस और परसेंटेज प्यूरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट प्रोमिनेंटली वी आर यूजिंग फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। ICP MS and ICP atomic emission spectroscopy also used for elemental analysis, that is elemental adulteration in your plant material के लिए हम लोग यूज करते हैं। FTR for use for the identification of the functional group, okay, which is you have to mention in this particular slide. I guess missed that particular point to mention in this particular slide, so remember this, okay. I will edit the slide and then post on your Google Classroom. Next, determination of the heavy metals.
So contamination with the heavy metals like cadmium, lead, arsenic are determined should be the within the prescribed limit. Okay. Okay. I have some one question. If anybody having the answer, just raise your hand. During the heavy metals, why only we are specifically stick to these element, that is cadmium, lead, arsenic? Why not others? ठीक है. मेटल्स के अंदर सारे मेटल्स आते हैं, तो सारे मेटल्स अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, so it may be the harmful for your body. So why specifically we are studying only these elements? So Supriya, raise your hand. So Supriya, you can just unmute yourself and you can explain. Yes, Supriya, you can. Hello. Yes. Hello, ma'am. Ah. Actually, this lead, arsenic are poisonous in nature. Okay. So we have to detect first. Yeah, definitely. These are the cadmium arsenic poisons, or most probably you can say it is a carcinogenic in nature. So it may be एकदम बहुत कम amount में भी तुम्हारे body में अगर जाता है lead, cadmium या फिर arsenic, so it is a very harmful. Most probably उसका carcinogenic nature के वजह से it will start the cancerous या फिर cell multiplication होता है. और अभी currently ऐसा है कि अगर तुम लोग देखा जाए तो cancer का scenario everybody is know, ठीक है. Maximum people are suffering from the cancer because of this मतलब इनऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है, जो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, नॉट ओनली हेवी मेटल्स, ठीक है. प्लास्टिक इज अ फर्स्ट रीजन फॉर योर दैट इज कैंसर अपार्ट फ्रॉम दिस हेवी मेटल. इसलिए अभी जो कुछ भी तुम्हें से मैंने बोला था कि एफ्लाटॉक्सिन इज कंपलसरी एज पर एफएसएसआई एनी फूड टेस्ट, सेम वे द हेवी मेटल्स इज अ कंपलसरी टेस्ट फॉर योर फूड, जो भी तुम लोग के फूड्स कंटेंट है उसके लिए. जब सबको मैगी का एग्जांपल, एवरीबॉडी इज नोड अबाउट द मैगी का एग्जांपल, इट इज अ लीड का कंसंट्रेशन बहुत हाई मिला सा बिकॉज इट इज हैविंग द कार्सिन, तो उसका एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, उसके अंदर होना वो बहुत जरूरी है. सो अदर मेटल क्यों नहीं टेस्ट करते? बिकॉज अदर मेटल्स जो होते हैं उसका मेजरली कंटेमिनेशन नहीं होता है. वाई? बिकॉज अदर मेटल यूज ही नहीं होते. जो भी केमिकल वाटर्स के अंदर लीड, कैडमियम, आर्सेनिक कहाँ से होते हैं? क्योंकि जो भी तुम लोग का केमिकल कंपनी में प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ये हेवी मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं. सो डेफिनेटली जो वाटर में कंटामिनेशन होता है उसमें ये मेटल्स ज्यादा. डेफिनेटली गोल्ड कोई यूज नहीं करता कंपनी में प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या फिर सिल्वर भी कोई यूज नहीं करता, तो मेजरली या फिर कॉपर वगैरह होता है. लेकिन कॉपर वगैरह के से अपने बॉडी के अंदर दे कैन इजीली मतलब अगर एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, वो डेफिनेटली इट आल्सो मेजरली हार्मफुल फॉर योर बॉडी. लेकिन उतना रूटीनली कंपनी में ये सारे मेटल्स का यूज नहीं होता, तो ये बाकी के जो भी मेटल्स है उसका ज्यादा वाटर में कंटामिनेशन नहीं होता. मेजरली कंटामिनेशन होने वाले जो मेटल्स है वो लीड, कैडमियम एंड आर्सेनिक मेटल्स होते हैं. एंड दीज मेटल्स आर स्पेसिफिकली एज अ कार्सिनोजेनिक इन नेचर, सो डेफिनेटली इट इज हार्मफुल फॉर अ बॉडी. सो इसीलिए ये जो मेटल्स है वो प्रोमिनेंटली हेवी मेटल के एनालिसिस के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है. I think there is a one more metal, I think mercury, yeah, mercury, ठीक है, lead, cadmium, arsenic and mercury also होता है, which is determined under the heavy metal के analysis के लिए बेटा, ठीक है. उसका लिमिट भी अराउंड 10 ppm से कम होना, सॉरी 2 ppm से भी कम होना चाहिए, से उसका लिमिट होता है. 200 मिलीग्राम ppm से भी उसका 20 ppm, ठीक है, उसे भी वो कम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है. Pesticides residue. So WHO has a set limit for pesticides like DDT, BHC. These are the nothing but the name of the pesticide. Organophosphate, which are natural, usually mixed with your herbs during the time of cultivation. So I'm sorry, this is the previous slide का जो है वो यहाँ पे हो चुका है. Okay. So WHO set a limit for pesticide DDT, BHC, organophosphate, which are usually mixed with the herbs during the cultivation. So definitely pesticide का भी इनफेक्ट होगा, it may be harmful for your body. तो अगर pesticide यूज करो मतलब डेफिनेटली pesticide हम लोग यूज ही करते हैं. There are very less प्रोडक्शन जिसके अंदर completely organic क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं. ऐसे बहुत कम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होता है जहाँ पे आइडियली ओनली ऑर्गेनिक यूज करते हैं, बिकॉज मैक्सिममली इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो कंटामिनेशन होता है वो एवरी टाइम्स ऑर्गेनिक से नहीं जाता है. सी जनरली ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होता है तुम्हारे बॉडी मतलब प्लांट के अंदर दे कैन गिव द गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम्स वगैरह देते हैं, लेकिन विच इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट, बट इट इज नॉट ऑलवेज प्रोटेक्टेड यूर प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट्स या फिर उसको जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है या फिर
ये कुछ, या फिर फंगस ग्रो होता है प्लांट के ऊपर, या फिर प्लांट के ऊपर बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स आते हैं, या फिर प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है प्रॉपरली। सो एवरी टाइम ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है नॉट नेसेसरी कि 100% यूज होता है, ठीक है। तो जब भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक, आई फील इट इज literally not possible 100% because completely, because sometimes anyways you have to use your pesticides also to protect your plant from the insect, because environment ऐसा होता है कि या फिर अपने आजू बाजू में पोल्यूशन इतना है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं। तो समटाइम्स मेजरली some people are using, या फिर fertilizers के साथ pesticides are always using, so it may be the harmful for your body, because the pesticides are not every time rush out along with your water, also you wash your water, plants with the water or clean your plant, so it may be the harmful for your body. सो वी हैव टू, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली पेस्टिसाइड रिमूव करना है, लेकिन उसके भी पर्टिकुलर लिमिट्स है। अगर वो लिमिट से ज्यादा तुम्हारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, डेफिनेटली यू हैव टू रिजेक्ट योर रॉ मटेरियल। Microbial contamination, ठीक है। Normally plant are carry number of bacteria and mold from the soil and atmosphere, definitely because it is not a completely dry plant, so उसके अंदर microbial contamination तो होना है, बैक्टीरिया तो definitely present रहेंगे, but it should be the within the limit होने चाहिए। अगर लिमिट से ज्यादा है तो उसका बॉडी के अंदर भी प्रोडक्शन completely high होके it may be harmful for your body. So what are the basically tests performed during for the microbial contamination testing? Various tests like the total aerobic count, that is a total aerobic count, total fungal count, ठीक है, then total enterobacteria count, next that is a test for E. coli, S. aureus, Shigella and Salmonella, ठीक है। There is a one more organism, because according to me there are 5 organisms specifically tests for microbial contamination. Anybody knows which organism I have forget, otherwise I will let you know later, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। E. coli, S. aureus, Shigella, Salmonella. There is a one more organism, ठीक है, I will let you know. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द टोटल एरोबिक काउंट, ठीक है। जो भी माइक्रो या फिर बायोटेक के पीपल है उनको डेफिनेटली ये पता रहेगा, लेकिन आई विल एक्सप्लेनिंग फॉर दोज पीपल विच आर कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री फील्ड, बिकॉज दे डोंट हैव कंप्लीट आइडिया एग्जैक्टली क्या होता है माइक्रोबियल एनालिसिस में। तो जनरली क्या होता है कि जब भी तुम लोग का प्लांट या फिर जो भी तुम्हारे एनवायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कहीं पे भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, टेबल के ऊपर होते हैं, वैसे प्लांट के ऊपर भी प्रेजेंट रहेंगे। प्लांट का रूट जो रहेगा वो सॉइल में होता है, तो सॉइल में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी माइक्रोब्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इट इज अ कम्प्लीटली हार्मफुल योर बॉडी और पॉइजनस टू योर बॉडी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे बॉडी में ज्यादा, जैसे क्या होता है जब भी वो अगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पोरस नेचर में होते हैं, पोर्स फॉर्म में होते हैं, मतलब क्या है, जैसे कि अपने मूंग या मटकी होते हैं जो ड्राई फॉर्म में होते हैं, अगर उसको वाटर या फिर गुड एनवायरमेंट अगर मिलता है, जस्ट 1 सेकेंड, चार्जिंग इज लो। जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब वो पोरस फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज डू यू मीन बाय पोरस फॉर्म? सिंपल एग्जांपल देना है, जैसे कि अपने मूंग मटकी, मतलब जो हम लोग बोलते हैं पाउट्स होते हैं, ठीक है। जब उसको वाटर मिलता है उसके बाद उसको मतलब दे आर स्टार्टिंग द ग्रोइंग, वैसे ऑर्गेनिज्म डेड फॉर्म में पोरस फॉर्म में होते हैं जो तुम्हारे बॉडी को हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जब उसको ऐसे यूजफुल या फिर यूजफुल नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं कि प्रॉपर एनवायरनमेंट या फिर कंडीशंस मिलते हैं, दे आर स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, मतलब 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, दे आर स्टार्टिंग मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर उनको डेफिनेटली बहुत सारा खाना होता है जो तुम लोग खाते हो, ठीक है। एक 37 तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर होता है विच इज वेरी गुड फॉर देयर ग्रोइंग, सो दे आर स्टार्टिंग मल्टीप्लाइंग योर बॉडी एंड दे आर एक्ट एज अ पैरासाइट ऑन योर बॉडी, एंड एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे बॉडी में बढ़ जाता है, सो डेफिनेटली इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, through the blood it is completely spread out in your body and which is a very harmful for your body, sometimes maybe the death तक भी जा सकता है अगर हम लोग प्रॉपरली माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या फिर वायरल कंटेमिनेशन प्रॉपरली कंट्रोल में ना करो। सो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इज एक्चुअली हार्मफुल योर बॉडी, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज अ harmful, that is a microbacteria।
सो उसको एक पर्टिकुलर लिमिट ले, मतलब कैसे है कि उसका ग्रोइंग पॉइंट लिमिट में होने के लिए उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल सकते, जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इट शुड बी द विद इन द लिमिट में होना चाहिए। तो इसका एक स्पेसिफिक लिमिट दिया है, तो वो टेस्ट करने के लिए टोटल बैक्टीरियल काउंट या फिर फंगल काउंट होता है, जिसमें क्या होता है कि पेट्री प्लेट में तुम लोग तुम्हारा पर्टिकुलर सैंपल पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके 24 आवर्स के लिए रखते हो प्लेट को। उसके बाद उसके कॉलोनीज ग्रो होते हैं, जो कॉलोनीज हम लोग काउंट करते हैं, उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली तुम्हारा जो भी प्लांट मटेरियल है उसके अंदर जो भी पोरस फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो 24 आवर्स में कितने ग्रो होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन मिलता है, अगर 24 आवर्स में इतने ग्रो होते हैं तो बॉडी के अंदर वो 3-4 दिन में कितने ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि अगर वो बहुत मतलब एक ही बैक्टीरिया रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता है, पर्टिकुलर लिमिट के बाद तो उसका काउंट कम हो जाएगा एंड वो बॉडी में से डाइजेस्ट होकर रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल एक से ज्यादा दो होंगे, दो से ज्यादा चार होंगे, मतलब 24 आवर्स में से एक पर्टिकुलर लिमिट से उसका काउंट बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो इमेजिन करो 100 और 200 कॉलोनीज उन्होंने बनाए हैं तो डेफिनेटली उसका मल्टीप्लीकेशन नंबर बहुत हाई हो जाएगा। सो बॉडी से डाइजेस्ट होने से पहले उसका काउंट इतना बढ़ जाएगा कि डेफिनेटली इट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो स्टराइल तो ऐसे कोई भी तुम लोग के, स्टराइल मीन्स देयर इज नो लाइव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्टराइल तो कोई प्रोडक्ट्स होते नहीं है। लेकिन जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंगल ग्रोथ तुम्हारे सैंपल के अंदर है, अगर वो विद इन द लिमिट है देन योर सैंपल इज पास फॉर योर प्रोडक्शन। अभी ड्यूरिंग प्रोडक्शन तुम लोग सैंपल को हीट करते हो, कुछ को ट्रीटमेंट देते हो, तो ड्यूरिंग वो कंटामिनेशन जो है डेफिनेटली रिड्यूस होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। बट सम टाइम उसके बाद भी को जो कुछ भी हो रहा है वो फ्रेश एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में भी सम बैक्टीरिया तुम्हारे मतलब सिरप में या फिर प्रोडक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट है वो विद इन द लिमिट रहेगा, देन इट इज सेफ फॉर योर बॉडी। लिमिट से ज्यादा है देन इट इज अ हार्मफुल योर बॉडी। दैट इज योर टोटल बैक्टीरियल, टोटल फंगल एंड टोटल एंटेरोबैक्टीरियल काउंट। ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियल उसके अंदर ये होता है, एरोबिक मतलब एयर के साथ ग्रो होने वाला, एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर के साथ ग्रो होने वाले, फंगल मीन्स एक्चुअली फंगल ग्रोथ। ठीक है, okay, now test for E. coli, Escherichia, Shigella and Salmonella. This is a compulsory test for plant material. Why? Because these are the organisms which are very harmful for your body. So इसका सिंगल ऑर्गेनिज्म भी अगर तुम्हारे सैंपल में कंटामिनेटेड है तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो ideally test for E. coli, Escherichia, Shigella and Salmonella should be negative for your sample. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एरोबिक काउंट मतलब बैक्टीरियल काउंट जो होता है उसके अंदर कंप्लीटली निगेटिव नहीं होता है, उसके अंदर फ्यू अमाउंट ऑफ कॉलोनीज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब तुम लोग ई कोला एस और ये शिगिला साल्मोनेला का टेस्ट करते हो, ये भी इन डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, किसी और तुम्हारे यूनिट में है, फर्स्ट यूनिट में है जाती है। ठीक है, कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल में करना है, दैट टाइम वी विल सी द ईच एंड एवरी टेस्ट फॉर ईच एंड ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, दिस इज ओनली फॉर केमिस्ट्री पीपल। ठीक है, कि these are the organisms which are very harmful, so generally test for this organism negative होना चाहिए। अगर test from these organisms are positive at so you has to stop your raw material, that is मतलब you have to cancel this particular batch। ठीक है, okay, there are lots of मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, लेकिन why we are specially testing only for these 4 to 5 organisms, ठीक है, not other। मतलब बैक्टीरियल काउंट में बहुत सारे अलग अलग कलर के कॉलोनीज आते हैं, उसमें से हर एक कॉलोनी उठा के उसका टेस्ट हम लोग नहीं करते कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये हार्मफुल तो नहीं हो सकता, इट मे बी हार्मफुल, पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन मैक्सिममली जो अपने बॉडी को अभी तक हार्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर दीज आर द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी हार्मफुल देन अदर बैक्टीरिया। उसके अलावा और कोई बैक्टीरिया जिससे अभी तक इतना मेजर इश्यू नहीं हुआ है कि वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ मेजर इश्यू या फिर एडवर्स इवेंट हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्पेशली टेस्टिंग फॉर दिस बिकॉज दीज आर द वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ठीक है, उसका टेस्ट सिंपल, हम लोग जब माइक्रोबियल का प्रैक्टिकल अगर होप्स हो दिवाली के बाद हम लोग कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली वी स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कलर होते हैं, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है या नहीं। तो जैसे ही प्लेट पे ग्रो करोगे उसके कॉलोनीज ग्रो हो गए, वो मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स से यू कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, so we will move for the next slide।
आई थिंक मुझे ये पीपीटी आज कंप्लीट करना है, ये वाला मैं थोड़ा फास्ट लेती हूँ, माइक्रोबियल की बात किया था। ओके, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ठीक है। इरेडिएशन ऑफ प्लांट मटेरियल आर डन for the microbial decontamination or sterilization. So radioactivity of the plant sample should be checked according to the guidelines of International Atomic Agency, ठीक है, एनर्जी एजेंसी। सो इन रेडिएशन मीन्स क्या है, जो भी प्लांट मटेरियल के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए प्लांट को सम टाइम के लिए रेडियो एक्टिव मतलब यूवी रेज के अंदर रखते हैं, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल इन यूवी रेडिएशन, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग को पता है ना, फिल्ट्रेशन का वाटर रहता है उसके अंदर भी तुम लोग को यूवी लाइट्स आता है, बिकॉज जनरली इट इज किल फॉर वायरस एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ओके, अगर मतलब जब भी तुम लोग उसको स्टोर रूम में रखते हो तो शायद उसमें कंटामिनेशन ना हो, इसलिए रॉ मटेरियल से सैंपल को जब भी तुम लोग प्रोसेसिंग में लेते हो, सो देयर कुछ अरेंजमेंट होता है जिसमें एक रूम होता है जिसमें यूवी लाइट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑन करके उसमें सैंपल को लाइट को अंदर एक्सपोज करते हैं, ताकि अगर इफ देयर इज एनी कंटामिनेशन सो इट शुड बी द स्टॉप, ठीक है। तो उसके लिए जो कुछ भी रेडिएशन का कंटामिनेशन होता है वो भी तुम्हारे सैंपल में कंटामिनेट ऐसे ही होगा, बिकॉज सैंपल में एब्जॉर्ब सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन। सो बॉडी के अंदर जाने के बाद दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है तो कितना है, आइडियली नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है तो उसके लिमिट्स क्या है जो एटॉमिक एजेंसी ने सेट की है, उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट इज देयर एनी कंटामिनेशन और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ टेस्ट फॉर एफ्लोटॉक्सिन, ठीक है। आई विल करेक्ट द स्पेलिंग लेटर। सो एफ्लोटॉक्सिन इज नथिंग बट मैंने पहले भी बोला है कि इट इज अ फंगल के हिसाब से जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस इन एफ्लोटॉक्सिन। So it should not be with the higher than the limits, otherwise the it may be, because the aflatoxins are very carcinogenic in nature and is a very harmful for your body. So it should be the within the limit, या फिर actually नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका लिमिट होता है less than 10 ppm in 1 kg sample, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हारे सैंपल में वो नहीं होना चाहिए एंड विद इन द लिमिट होना चाहिए। इट इज चेक विद द यूवी मेथड्स एंड अलग अलग उसके डिफरेंट मेथड्स है। So here I have completed your raw material analysis वाला PPT और लेस देन 1 मिनट बचा है। आई होप किसी को डाउट नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो वी विल सी इन आफ्टरनून सेशन।